निगरान हुकूमत की तरफ से ट्रांसफर और पोस्टिंग के केस की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी की कोर्ट में हुई। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के कैसर इकबाल बरियार को हटाने के हवाले से, जबकि 22 फरवरी को इन सबको बहाल कर दिया गया था, आज बाकायदा हुकूमत पंजाब की तरफ से जवाब दाखिल किया गया कि ये सियासी बुनियादों पर तैनातियां की, जबकि रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि मेरिट के ऊपर हमने उसको हटाया है। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के सामने ये कहा गया था मेरिट को एक तरफ रख के, और ये तमाम को वापस रखने का कहा गया था। इलेक्शन कमीशन को बुला के आखिरी मौका दिया है 12 अप्रैल के लिए कि अदालत को मुतमईन करें कि ये जो ट्रांसफर है ये इलेक्शन में इंटरफियर कर रहा है, इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। आखिरी मौका दिया गया है हुकूमत पंजाब निगरान हुकूमत को कि वो साबित करे कि ये ट्रांसफर जो है ये सियासी बुनियादों पर अपॉइंट किया गया था। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीजें देखना बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से मामला सारे देखें तो आप समझ जाएंगे। चले पहले 2-3 इश्यूज में बताता हूँ। निगरान हुकूमत के ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के हवाले से जो मामले की समाअत है, और अशफाक हमारे दोस्त दुनिया में जो चीफ रिपोर्टर हैं, और उन्होंने जो एक मेरे बारे में ट्वीट किया तो अहम टास्क मिल गया। वो क्या है, वो आज वही बात होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के बारे में मैंने एक सेपरेट रिकॉर्ड किया था, जो ट्वीट वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ ये सेक्शन 514 की कार्रवाई क्या है, जरा उस पर भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो अब तो शुरू में आपने वो देख लिया कि निगरान हुकूमत की ट्रांसफर और पोस्टिंग के हवाले से जो मेरी मीडिया की गुफ्तगू थी वो हुई। अल्लाह ही हाफिज है, यानी बदमाशी है यहाँ पर। 22 फरवरी का फैसला 5 मेंबर बेंच का आ गया है, और आज हम अप्रैल में जा चुके हैं। 2 महीने हो गए उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कोई वजूहात नहीं है। और जो वजह बताई वो पॉलिटिकल रीजन ही कोई नहीं है। वो मेरिट पे ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब जवाब आ गया हुआ है, और वो सारा आप समझ सकते हैं कि जो चीजें सारी सामने रखी हैं वो क्या जस्टिफाई करती है। क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, लेकिन मैंने शुरू में बात कर दी है। यहाँ अब आपको मैं ले चलता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वाले मामले के अंदर, और आपको मेरे ट्वीट्स में साथ साथ जो कि मैं कोशिश करता हूँ उसमें चीजें बात बड़ा वाजे है। और आखिर इसी में साथ हो जब मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम में मैंने क्या बात की इस सिलसिले में, वो जरा सुन लीजिएगा वो क्या मैंने गुफ्तगू की है। और एक जो मैंने कहा मैं पढ़ देता हूँ। सच जानकारी हो, सुप्रीम कोर्ट का बेंच कभी भी 7 रुकनी बेंच नहीं था। पहले 9 रुकनी बेंच था, जो बाद में 5 रुकनी था, जिसने 1 मार्च का 3-2 से फैसला दिया। और आप बेंच 3 रुकनी था, जिसने 4 अप्रैल का तारीखी फैसला की। दस्तखत वाले हुक्म के सफ़े हाजिर खिदमत है। वो 3 सफ़े जो है ना बैकग्राउंड पे मैं चला भी दूंगा, और आम आदमी को समझ के क्या मामला वो भी आ जाएगा। अभी दोनों ही आप डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ मैंने क्या बात की, और जो मैंने अपनी प्रोग्राम के हवाले से जो गुफ्तगू की जो ट्वीट पे, वो भी जरा सुन लीजिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो फैसला आया है ये इसके बारे में बताएं। ये हुकूमत कह रही है कि अब चूंकि अतर मिनल्ला साहब का फैसला आ गया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तीफा दे दें। डॉक्टर साहब, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमान पर कम निकले। वो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद। दुख और अफसोस है कि नालायक लोगों से वास्ता पड़ गया है, ना जिन्हें आइन का पता है ना कानून का पता है। इनको रिफ्रेशर कोर्स कराने चाहिए आईने पाकिस्तान 77 के, उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, पंजाबी में, सराइकी में आईने पाकिस्तान पढ़ाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का एक नोट है, फैसला नहीं है। मैं फिर बताना चलूं, वो एक नोट है। बड़ी जबरदस्त बात बताऊं आपको। पैरा नंबर 10 में वो लिखते हैं कि ये आज खुद नोटिस मेंटेनेबल नहीं है,
और उसमें जिक्र का ये 23 या 24 का फैसला है, और 1 मार्च को जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस दरखास्त पे अकलीती फैसले से मुस्तरद करते हैं। अब उन्हें पैसे कैसे पता चलेगा? उन्हें ख्वाब आ गया, यानी 23 और 24 को जब वो मुस्तरद कर रहे थे कि जनाब ये 1 मार्च को ये फैसला होना है, तो ये मैं समझता हूँ ये नोट उन्हें बहुत ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, इसी फैसले के अंदर वो एक और बात का इकरार करते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 10 फरवरी को फैसला दे दिया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और साहब कह दिया इलेक्शन कमीशन तारीख दे गवर्नर के साथ मुशावरत करके, और उस पर कोई हुक्म इम्तना नहीं है, कोई हुक्म इम्तना नहीं है। तो अब जो झगड़ा किस बात का है भाई? इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अतन मिनल्ला साहब ने ये जो नोट दिया है इसकी कोई हैसियत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, कागज का टुकड़ा है माजरत के साथ, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हैसियत नहीं है कि 9 मेंबर बेंच बैठा। अब डॉक्टर साहब आप अरसे से करते आए हैं आज तक, आपने कोई ये कोई अजीब सा हवाई बेंच नहीं देखा होगा, ये हवाई बेंच भी बन गया इसमें। वो कैसे कि 9 मेंबर बेंच बैठा, 2 जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नवीन गुलाम महमूद डोगरे के केस में कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, केयर टेकर सेटअप आ गया, ये तो हो नहीं सकता, इस पे आज खुद नोटिस लें। तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी तय कर दी 2 जजेस ने, इस पे 9 मेंबर बेंच पे फैसला, 9 मेंबर बेंच बन गया। 9 मेंबर बेंच में से जब मीटिंग हुई, जब आया, तो 23 और 24 को 2 जजेस जो ये हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन्होंने कहा खुद नोटिस नहीं बनता, हम डिसमिस करते हैं। अब अगर डिसमिस 2 करने से डिसमिस नहीं होती है, जो 9 मेंबर बेंच था, 9 मेंबर बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया वो 9 मेंबर का आया, जिसमें कहा कि नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो 2 यानी 9, अगर 9 में से 2 डिसमिस कर दें तो 7 ने तो डिसमिस नहीं ना की। इसका मतलब है 5 मेंबर बेंच फैसला आ चुका था, 5 मेंबर सुनता रहा, ना जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने, ना जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, किसी ने कुछ नहीं कहा, और 1 मार्च को फैसला दे दिया। फैसला दिया, 2 ने डाइसेंट किया, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो आया उस पर अमल दरामद हो गया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया, वो शेड्यूल वापस लिया, नई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई, बिल्कुल नई में आकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपने ये शेड्यूल गलत डिसमिस किया है, दोबारा रीट्रीट कर दिया, और वो मामला सामने आ गया। मैंने सोचा एक सवाल है जो बड़ा शोर डाला हुआ है फुल कोर्ट का, कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन और इन चीज़ों को सामने रख के आपको हकायक बता दे कि ये फुल कोर्ट बना के करना क्या है। पहली तो बात है कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ये जो ववेला बिछाया है, ये फुल कोर्ट किस बात का कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है इसके पास? है ही नहीं। तो तारीखी तौर पर बताता चलूँ, आपको याद होगा 2021 में जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक लार्जर बेंच बनाया था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, और ये तयन करना था कि सुओ मोटो का इख्तियार और बेंच बनाना किसका इख्तियार है। वो 5 रुकनी बेंच जो था, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306, जस्टिस उमर अता बंदयाल एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। उन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 मेंबर थे उस वक्त, और पांचों ने यह फैसला दिया था कि सुओ मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस का है और बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ मास्टर ऑफ द रोस्टर के हवाले से। फिर वो 3 मेंबर बेंच का किस्सा सामने आ गया, जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस शाहिद वहीद, इसमें से 2 मेंबर ने कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं, 1 मेंबर ने डाइसेंट नोट दिया। तो अब इस 6 रुकनी बेंच में बना जिसमें 6 जजेस शामिल थे। इसी की कंटिन्यूएशन में ये हाफिज कुरान वाले में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी, और इन्होंने यही कहा कि जो 5 मेंबर बेंच का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। 15 जजेस मौजूद हैं, और अगर देखा जाए तकनीकी बुनियाद के ऊपर 9 जजेस ये फैसला दे बैठे हुए हैं कि सुओ मोटो और बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। और 9 जजेस वो सारे, अगर नाम ले लेता हूँ, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी। इसमें से एक रिटायर हो गए हैं अगर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जो 22 मार्च 2022 को, तो 8 जजेस हैं, बाकी 7 जजेस बन गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या बात है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में से भी 15 जो इस वक्त मौजूद हैं, 8 जजेस ये माइंड दे बैठे हैं। अगर 7 में से 4 जजेस ने माइंड दे भी दिया है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पूरे के पूरे कोर्ट का माइंड आपके सामने आ गया कि फुल बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का, सुओ मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस का। अब बात क्या रह गई?
जी, आपने सारी बात सुन ली है। मैं मजीद आपसे क्या मैं वजाहत करूं, हर चीज तो मैंने क्लियर कर दी है और आसानी के साथ आपके लिए बता भी दी है मैंने क्या है। अगली जो बात है, आपको पता है मरासले मैंने लिखे थे सदर को भी और वजीर आजम को भी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट 2023 जो है या आइन से मुतसादिम है, इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मरासले लिखे कि वापस ले ले। एक और मरासला लिखा था, वो बैकग्राउंड पे भी साथ चल रहा है, आपके यहां देख रहे होंगे आप, कि जिसमें वजह बयान की थी आइन के आर्टिकल 191 को सामने रखते हुए, 142 को, आर्टिकल 70 को और एंट्री 55 को। अब ये आईनी पोजीशन है, कानूनी पोजीशन है, खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता ना। पाकिस्तान के अंदर तो मजाक बनाया हुआ ना, जो जिसका दिल चाहता है बात करता रहता है, आइन वगैरह की तशरीह का पता होया नहीं उसको। समझ आनी चाहिए ना। और यही मेरी तस्वीर जो ट्वीट किया दोस्तों ने, उसमें मैंने मजीद वजाहत कर दी है इस बात की। तो मैं बताता चलता हूँ, आईनी दरखास्त दायर कर रहा हूँ और हिस्बा कुछ लोगों का ख्याल था कि ये कैसे चैलेंज हो सकता है। अभी तो सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए। हिस्बा बिल क्या था, जैसे ही हिस्बा बिल सामने आया सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेज दिया, और अभी भी सदर रेफरेंस भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास उस बिल को सामने रखते हुए आला अदालतों के पास इख्तियार है। यानी ये देखिए उसकी वजह क्या, दायरे इख्तियार की बात हो रही है। पार्लियामान में स्याह सफेद नहीं कर, वो तो नहीं कर सकती ना। जो आइन ने कदगन लगाई है, जो लिमिट्स और बाउंड्रीज हैं, उससे बाहर तो नहीं ना जा सकती ना। तो यही वो इशू है सारा। हिस्बा बिल के हवाले से यही बात मैं उठा रहा हूं और मैं यही बात करना चाहता हूं कि आपका दायरा इख्तियार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही वो आईनी दरखास्त भी बैकग्राउंड पे चल रही है जो मैं आज दायर कर रहा हूं। बातें तो और भी बहुत सी हैं करने वाली, लेकिन आप तक उतनी की बात रखी जाए ताकि समझ आ सके आप लोगों को। मुतलका प्रोविजन जो कि ऑलरेडी बड़ी दफा आ चुकी हैं, वो खत भी चल गया और आईनी दरखास्त भी बैकग्राउंड पे चल रही है। और उसकी प्रेयर भी मेरी यही है, इसको कलअदम करार दिया जाए। ये जो कानून है ये मुदाखलत है, अदलिया की आजादी में मुदाखलत है। शरफ अफरीदी केस और अल जहाद ट्रस्ट केस, आर्टिकल 175 मजाक बना दिया इस ये सो कॉल्ड लूली लंगड़ी पार्लियामान ने, जो बातें बड़ी करते हैं। शर्म हया तो है ही नहीं इन लोगों को। चले आप चलते हैं आखिरी बात की तरफ, और उसमें मैं चाहूंगा कि मैंने जो बातें करनी है वो तो मैंने कर दी हैं, आप तक आ जाएंगी, आपको समझ भी आ जाएगी। इशू बड़ा सीधा सा है। नवाज शरीफ हमेशा चाहता रहा इस निजाम का। असेंबलियां तहलील की बहाल होगी, मोहतरमा बेनजीर की बहाल नहीं हुई। फिर आपको पता है लोटा क्रेसिया हुई, छांगा मांगा हुआ, किसी ने नहीं पूछा इनको। एलडीए की बंदरबांट की, ग्वाल मंडी की भर्ती की है, कोई नहीं पूछा गया। फायदे रहे ना इनके। फिर 13 साजिश केस पे मुशर्रफ के दौर में सजा हो गई, ये भाई भाग गए मुआहदा करके, और फिर 7 सालों के बाद वापस आए और नजरसानी में रिलीफ भी मिल गया। जो ठहरे। हुदैबिया का केस आपके सामने, किस तरह टके टोकरी कर दिया गया, किस तरह बंद कर दिया गया उसको। मैं जज का नाम नहीं मैं बताना चाहता कि कहां थे वो जज साहब और किस तरह लाहौर में आए, और वो फैसला लिखने में बड़े सवाल पैदा होते हैं। चलिए छोड़े उन चीजों पे, मैं नहीं बात करना चाहता। फिर यही नहीं है, आपको याद होगा कि मुल्क से बाहर जाना था, प्लेयर्स कम हुए, 7 सक्सेस मुल्क से बाहर इस यहां से चला गया और 4 हफ्ते का कह के गया था, 4 हफ्ते का 2019 में। और आज आप आ जाए, लगना था केस ये 2020 में, लगा केस आज तक। आप खुद देख लें, आप अंदाजा लगा लें इस बात को कैसे चाहिए था। फिर अभी आ जाए
सजा हो गई हुई है। वो कह रहे जब तक मेरी सजा खत्म नहीं करूंगा मैं नहीं आऊंगा। मुझे एहसान करना है हमारे ऊपर, और उसके लिए ये वाला जो कानून जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, अपील का हक दिया गया। नहीं दिया जा सकता हक अपील का कॉन्स्टिट्यूशन में, जब है ही नहीं। आप कौन होते हैं? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम की बात है ना। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के ऊपर अपील कैसे होगी? नजरसानी की इजाजत दी हुई है, नजरसानी को इंप्रूव कर सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ सामने है आपके। और इसी से जुड़ी हुई चीज एक सेक्शन जो मैंने मीडिया से बात की, सेक्शन 514 की कार्रवाई के लिए छोटे दी हुई है नवाज शरीफ ने, एक भगौड़े के लिए, एब्सकॉन्डर के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। सुनिएगा मैंने मीडिया पे इस पे क्या बात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। इन्होंने नवंबर 2019 में नवाज शरीफ के हवाले से श्योरिटी दी थी कि वो 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। नैब ने तो कोई काम किया नहीं है, लेकिन 514 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और फिर अदालतों में भी आया जाएगा। और अगर शहबाज शरीफ ना पेश कर सके नवाज शरीफ को, तो फिर शहबाज शरीफ की नाअहली उस कार्रवाई के तहत हो सकती है। इसलिए मुनासिब यही है कि शहबाज शरीफ ने जो अदालत में अंडरटेकिंग दी है, जो श्योरिटी दी है, अपने भाई को पाकिस्तान में लाएं और अदालतों के सामने पेश करें। सारी गुफ्तगू आपने सुन ली। मैंने कोशिश की है कि पहलू आप तक लाता रहूं। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।